तो चलो स्टार्ट किया जाए इस चैप्टर को। सबसे पहले देखो हम पढ़ने वाले हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इस एक्ट को बाहर के लोग इंटरप्रिटेशन एक्ट के नाम से भी जानते हैं। मतलब हम इसे जनरल क्लॉजेस एक्ट बोलते हैं, कुछ लोग इसे इंटरप्रिटेशन एक्ट भी बोलते हैं। तो वन एंड दी सेम थिंग, आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर एमसीक्यू आ जाए कि जनरल क्लॉजेस एक्ट को और किस नाम से जाना जाता है और उसमें ऑप्शन हो इंटरप्रिटेशन एक्ट, तो आप उसको टिक लगा देना। ये इसका बैकग्राउंड समझते हैं। देखो सबसे पहले क्या है, ये एक्ट तब आया था जब देश आजाद नहीं हुआ था, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। तो सबसे पहले बेटा एक एक्ट आया था जनरल क्लॉजेस एक्ट 1868, जिसमें सिर्फ 10 सेक्शन थे। फिर ब्रिटिशर्स को लगा कि नहीं यार, इस एक्ट में अभी सही से ये बना नहीं है, तो उन्होंने एक और एक्ट ला दिया जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887, जिसमें 8 सेक्शन थे। जब वो जनरल क्लॉजेस एक्ट 1887 लाए ना, तब उन्होंने पुराने एक्ट को रिपील नहीं किया। मतलब 1868 वाला भी चल रहा था और 1887 वाला भी चल रहा था, यानी दोनों एक्ट पैरेलल चल रहे थे। ठीक है। फिर गवर्नमेंट को लगा 1897 में, यार ब्रिटिशर्स को लगा कि यार ये भी काम नहीं कर रहा और चेंजेस की जरूरत है। तब जाकर उन्होंने क्या किया, पुराने दोनों एक्ट को कंसोलिडेट करके मर्ज कर दिया और एक नया एक्ट बनाया जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। इतना ही नहीं मेरे बच्चा, उन्होंने पुराने सेक्शन, देखो पहले 10 सेक्शन थे, यहां 8 है, 10 + 8 18 सेक्शन हो गए, 18 सेक्शन हो गए। बट जो नया एक्ट आया उसमें 31 सेक्शंस आए। तो यहां पर मर्ज तो किया ही गया, साथ में एक्सटेंड भी किया। एक्सटेंड का मतलब है पुराने एक्ट्स में और चीजें डाली गई, पुराने एक्ट्स को मर्ज करते हुए और नए पॉइंट्स ऐड करे। और फिर ये 11 मार्च 1897 को नया एक्ट आ गया। सर ये एक्ट करता क्या है, ये एक्ट क्यों बनाया गया है? तो मेरे बच्चा, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का शॉर्ट फॉर्म GCA। इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, दो बातों में आपको इसमें समझेगा। एक, इसमें अलग अलग वर्ड्स की क्या दी गई है, डेफिनेशन। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर, ईयर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें डेफिनेशंस दी हुई हैं। ये डेफिनेशंस का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं? तो इस एक्ट में लिखी हुई डेफिनेशंस का इस्तेमाल, यूज कहां करा जा सकता है? सेंट्रल एक्ट्स में किया जा सकता है, यानी पार्लियामेंट्स के द्वारा बनाए गए एक्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इससे फायदा क्या हुआ बेटा? इससे सबसे बड़ा बेनिफिट यह हुआ कि अगर हम मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन हर सेंट्रल एक्ट में डालते तो उससे सेंट्रल एक्ट और बड़ा हो जाता। तो जो कॉमन डेफिनेशन थी हमने क्या करा, एक जगह डाल दी। तो इसकी वजह से जो सेंट्रल एक्ट्स की जो लैंग्वेज है वो शॉर्ट हो गई, मतलब हमें वहां पर जाकर डेफिनेशन नहीं डालनी पड़ी। दूसरा फायदा क्या हुआ कि जिन जिन सेंट्रल एक्ट्स में, मतलब जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट्स हैं, उनमें अब आप कोई भी एक्ट पढ़ोगे तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब नॉर्मली सेम ही होने वाला है। हमें डेफिनेशंस कहां मिलती है? हम अगर एक्ट पढ़ते हैं तो एक्ट के सेक्शन 2 में नॉर्मली हमें डेफिनेशन मिल जाती है। अब वहां पर सारे वर्ड्स की डेफिनेशन तो नहीं दी होती, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसकी डेफिनेशन वहां नहीं दी गई। तो लॉ कहता है अगर तुम्हें वहां डेफिनेशन नहीं मिली, मान लो कंपनी में, कंपनीज एक्ट में बोला गया है कि भाई एफिडेविट देना है, और आपने देखा कि वहां ढूंढा यार एफिडेविट की डेफिनेशन तो नहीं दी, एफिडेविट क्या होता है, तो आप जा सकते हो जनरल क्लॉजेस एक्ट में पढ़ने और वहां पर हो सकता है आपको उसकी डेफिनेशन मिल जाए। तो इससे क्या हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गई, सब जगह एक ही मीनिंग हो गया। तीसरा फायदा बेटा जनरल क्लॉजेस एक्ट का यह हो गया कि अगर हम अलग अलग एक्ट में सेम वर्ड की डेफिनेशन डालते, मान लो स्टैंप एक्ट में, गवर्नमेंट के स्टैंप एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अलग डाल दी, कंपनीज एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन अलग हो गई, तो उससे क्या दिक्कत आ जाती? उससे बेटा हम डालना तो कॉमन चाहते थे,
बट हो सकता है कोई कॉमा आगे लग गया डेफिनेशन में, कोई कॉमा पीछे लग गया, कोई वर्ड ऐड हो गया। तो गार्ड अगेंस्ट, ये हमें प्रोटेक्ट करता है कि कोई ओवरसाइट हो जाती लॉ बनाने में, अब वो नहीं होगी, क्योंकि सारी जगह आपको कॉमन एक ही डेफिनेशन पढ़नी है। ये तो एक पॉइंट हो गया बेटा किस चीज का, जनरल क्लॉजेज एक्ट का। दूसरी चीज, दिस इज पार्ट 1 कि आपको यहां पर डेफिनेशन पढ़ने को मिलती है, डेफिनेशन। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, जनरल प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अगर आप कोई सेंट्रल लॉ पढ़ रहे हो, अगर आप कोई सेंट्रल लॉ पढ़ रहे हो और उसको इंटरप्रेट करना है, तो उसके कुछ रूल्स यहां जनरल क्लॉजेज एक्ट में दिए गए हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हमने डिविडेंड चैप्टर आपने पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट में, तो वहां लिखा है कि कंपनी डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर क्या कर देगी, डिविडेंड को जमा कर देगी। 30 दिन को डिविडेंड कहां दे देगी भैया, 5 दिन के अंदर बैंक अकाउंट में और 30 दिन में मेंबर्स को दे देगी। अब ये जो 30 डेज की काउंटिंग है, इसमें डेट जिस दिन डिक्लेयर किया है उसको काउंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये पता ही नहीं है। तो ये बात आपको कहां पता चल गई, जनरल क्लॉजेज एक्ट ने बता दी कि उसकी काउंटिंग कैसे होगी, यानी आपको इंटरप्रिटेशन करने का एक रूल यहां पर बता दिया। ऐसे ही बड़े सारे इंटरप्रिटेशन के रूल आपको यहां बताए गए हैं, जो आप सेंट्रल लॉज को पढ़ते हुए इंटरप्रेट कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। नाउ टू स्टेट, इसमें मेंशन होते हैं कन्वीनियंट रूल्स दिए होते हैं, जिससे कि आप सेंट्रल एक्ट्स को क्या कर सकते हो, कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, उनका इंटरप्रिटेशन कर सकते हो, उनको समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है, इसको कैसे पढ़ना है। ठीक है सर, चलिए आगे चलते हैं, कुछ बातों को ध्यान रखते हैं और मॉड्यूल पे अपना वापस हम लोग चलते हैं। देखिए इंट्रोडक्शन, जो मैंने चीजें कट कर रखी है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना पढ़ लीजिएगा। इंट्रोडक्शन, सबसे पहले बेटा क्या लिखा हुआ है, हम जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों पढ़ते हैं। हम जनरल क्लॉजेज एक्ट इसलिए पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि देखो ये क्या करता है, कंसोलिडेट, ये पुराने जनरल क्लॉजेज एक्ट यानी 1868 को और पुराने 1887 को इसने क्या किया है, कंसोलिडेट किया है। कंसोलिडेट यानी मर्ज किया है, उनके सारे सेक्शंस इसमें आ गए। और इतना ही नहीं, उनको एक्सटेंड और कुछ नए सेक्शन भी इस एक्ट में डाले गए। और इस एक्ट को कब लाया गया, 11 मार्च 1897 को ये लाया गया था। ये आपको याद करनी है, एमसीक्यू के लिए ये डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके सर। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई क्यों इस एक्ट को क्यों लाया गया। बेटा इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या था, इस ऑब्जेक्ट का पर्पस क्या था, इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या थी, ये सारे पॉइंट्स भी मैंने कवर करा दिए आपके। देखिए इस एक्ट का क्या पर्पस था, सबसे पहला सेंट्रल एक्ट्स की लैंग्वेज को छोटा कर दिया। क्यों, डेफिनेशन एक ही एक्ट में दे दी तो बार बार देने की जरूरत नहीं हुई, तो उससे क्या हो गया, छोटा हो गया सेंट्रल एक्ट्स। अगर मूवेबल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल ईयर, ये जो डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी है, अगर वो हम हर एक एक्ट में डालते तो वो एक्ट पहले से बड़े हो जाते, बट अब ऐसा नहीं है। दूसरा, क्योंकि आपको हर सेंट्रल एक्ट में सेम डेफिनेशन यूज करनी है जनरल क्लॉजेज एक्ट की, इसीलिए यूनिफॉर्मिटी है। यानी एक एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी का जो मतलब है वही सेम मतलब दूसरे एक्ट में भी मूवेबल प्रॉपर्टी का है, दूसरे एक्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी का है। क्योंकि दोनों ही जगह पर डेफिनेशन कौन सी इस्तेमाल हो रही है, जो जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी गई है वही इस्तेमाल हो रही है, इसीलिए दोनों में सेम मतलब यूनिफॉर्मिटी आ गई। तीसरा, इसमें रूल्स दिए हुए हैं, किस चीज के, सेंट्रल एक्ट्स को इंटरप्रेट और कंस्ट्रक्ट करने के रूल दिए हुए हैं। एंड अगर हम हर एक्ट में अलग अलग डेफिनेशन डालते, अगर हम अलग अलग एक्ट में डेफिनेशन डालते तो उससे क्या होता, उससे लॉ मेकर से कोई गलती हो सकती थी। मतलब वो तो सेम डेफिनेशन डालना चाहता था, बट हो सकता है कॉमा इधर लग जाता, कॉमा उधर लग जाता, उससे डालते हुए कोई ओवरसाइट हो जाती तो दोनों का मतलब चेंज हो जाता ना। एक्ट 1 में उसने मूवेबल प्रॉपर्टी में कॉमा अलग जगह लगा दिया,
एक्ट 2 में उसने मूवेबल प्रॉपर्टी में कॉमा अलग जगह लगा दिया, या कोई एंड और कर दिया, कुछ हल्का बहुत चेंज कर दिया, तो उससे तो लॉ का मतलब पूरा चेंज हो जाएगा डेफिनेशन का, है ना। तो इसीलिए इससे क्या होता है, प्रोटेक्शन मिल जाता है कि डेफिनेशन एक ही जगह दी हुई है, तो कोई भी ओवरगार्ड वगैरह हो जाता है, कोई भी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। फिर सेम पर्पस उन्होंने दोबारा रिपीट किया, यानी कोई नई पॉइंट नहीं लिख रहे। एक केस लॉ हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जनरल क्लॉजेज एक्ट क्यों बनाया गया है, उसका क्या पर्पस है वो बताया। देखो इस एक्ट का पर्पस सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से क्या है, इस एक्ट को हमने एक सिंगल एक्ट बनाया जिसमें डिफरेंट प्रोविजन डाल दिए इंटरप्रिटेशन करने के, शब्दों के, और लीगल प्रिंसिपल डाल दिए। अगर हम ये जनरल क्लॉजेज एक्ट में ये बात नहीं लिखते तो हमें हर एक्ट के अंदर ये बात अलग से बतानी होती। यानी ये जो 30 डेज का रूल है, ये जो रूल है कि फर्स्ट डे काउंट नहीं होगा, यानी डेट ऑफ डिक्लेरेशन काउंट नहीं होगा, उसके बाद से 30 डेज काउंट होंगे, ये बात जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिख दी। अगर वो ऐसा नहीं लिखते जनरल क्लॉजेज एक्ट में, तो उन्हें हर एक्ट में जाकर ये वाला रूल बताना होता कि भाई इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है, इसको ऐसे पढ़ना है। तो इससे क्या बच गया भैया, इससे क्या हो गया, हमारी मेहनत बच गई। किसकी मेहनत, लॉ मेकर की मेहनत बच गई। बाकी जो कट है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये वाला जो एग्जाम्पल 2 है, ये हम लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बेटा ये बोलता है जनरल क्लॉजेज एक्ट। जनरल क्लॉजेज एक्ट किसको एप्लीकेबल होता है? जैसे आप जानते हो कंपनीज एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, आप जानते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है। ऐसे ही जनरल क्लॉजेज एक्ट कहां एप्लीकेबल होता है, तो बताया ही नहीं। नॉर्मली ये बात हर एक्ट का सेक्शन 1 बताता है, जिसको हम बोलते हैं टेरिटोरियल एक्सटेंट। टेरिटोरियल मतलब कौन सी टेरिटरी में ये लागू होगा। बट जनरल क्लॉजेज एक्ट के सेक्शन 1 में सिर्फ ये बताया गया है कि इस एक्ट को हम जनरल क्लॉजेज एक्ट कहेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा, जम्मू कश्मीर में कहां एप्लीकेबल होगा, बताया ही नहीं। सर ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बताया सर? बिकॉज देखो जनरल क्लॉजेज एक्ट का इस्तेमाल कहां होता है, दूसरे एक्ट को इंटरप्रेट करने में, आया ना। मान लो आप कंपनीज एक्ट 2013 को पढ़ रहे हो और उसका यूज जनरल क्लॉजेज एक्ट का आप यूज कर रहे हो कंपनीज एक्ट को पढ़ने में। कंपनीज एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होता है, इंडिया में, तो ऑटोमेटिकली जीसीए भी कहां हो जाएगा, उस एक्ट में जैसे करोगे इंडिया में। अगर आप दूसरा एक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कोई और सेंट्रल एक्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हो जनरल क्लॉजेज एक्ट की हेल्प लेके, तो उस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी कहां है, तो सिंपल इसीलिए जनरल क्लॉजेज एक्ट की नहीं बताया गया कि वो इंडिया में एप्लीकेबल होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्ट खुद से नहीं है, उस एक्ट का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो एक्ट दूसरे एक्ट को पढ़ने में हेल्प करने के लिए बनाया गया है। यानी कहा जाए तो देखो, इफ अ सेंट्रल एक्ट, अगर कोई सेंट्रल एक्ट जिसे आप पढ़ने के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट की मदद ले रहे हो, सेंट्रल एक्ट जैसे कि कंपनीज एक्ट, अगर वो इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, अगर वो टेरिटरी तक एप्लीकेबल है, तो ऑटोमेटिकली जनरल क्लॉजेज एक्ट भी उस एक्ट के लिए उस टेरिटरी तक अप्लाई हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने बोला कि जनरल क्लॉजेज एक्ट सेंट्रल एक्ट्स को इंटरप्रिटेशन करने के काम आता है, तो पहला क्वेश्चन आता है सर सेंट्रल एक्ट्स होते क्या हैं, और दूसरा क्वेश्चन आता है सर क्या स्टेट एक्ट को पढ़ने के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे बच्चा स्टेट एक्ट को पढ़ने के लिए जनरल क्लॉजेज एक्ट के ये वाला जनरल क्लॉजेज एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। स्टेट लॉज के लिए हर स्टेट अपना जनरल क्लॉजेज एक्ट खुद बना सकता है, ये वाला पढ़ने की वहां पर ये वाला लागू नहीं होता। सेकंड क्वेश्चन जो आपका आया कि सर ये जनरल क्लॉजेज एक्ट किस पर एप्लीकेबल होता है, सर सेंट्रल एक्ट्स पर एप्लीकेबल होता है। सर सेंट्रल एक्ट्स होते क्या हैं, व्हाट इज दिस सेंट्रल एक्ट? तो देखो
मैं आपको एक चार्ट से बताता हूं, ठीक है, ध्यान देना। हमारा देश कब आजाद हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। यस सर। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया था? 26 जनवरी 1950 को। यस सर। तो यहां पर देखना, अब 3 टाइम पीरियड हो गए, एक इससे पुराना, एक इससे पुराना। तो इस वाले पीरियड में जो लॉ बनते हैं उसको बोलते हैं इंडियन लेजिस्लेचर। उसको क्या बोलते हैं? इंडियन लेजिस्लेचर। 15 अगस्त से लेकर 26 जनवरी के बीच जो लॉ बने उनको बोला गया डोमिनियन लेजिस्लेचर। और जो 26 जनवरी के बाद जो लॉ बनाए गए, दैट इज उन्हें पार्लियामेंट बनाया जाता, पार्लियामेंट बनाता है, तो उन्हें बोला गया एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, इंडियन लेजिस्लेचर, डोमिनियन लेजिस्लेचर, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर बेटा इन तीनों को हम कंबाइंड बोलेंगे सेंट्रल एक्ट। इन तीनों को क्या बोलेंगे? सेंट्रल एक्ट। लेकिन एक बात भूल गए आप। क्या भूल गए आप? ये भूल गए कि ये एक्ट कौन सी तारीख को लाया गया। अभी तो बताया था बेटा 11 मार्च को। 11 मार्च, देखो शुरू में ही बताया मैंने आपको, 11 मार्च 1897 को लाया गया। तो 11 मार्च 1897 के बाद जितने भी एक्ट बने, चाहे वो फिर इंडियन लेजिस्लेचर के हो, चाहे वो फिर डोमिनियन लेजिस्लेचर के हो, चाहे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, सबको हम सेंट्रल एक्ट के नाम से बुलाएंगे। और इन्हें इंटरप्रेट करने के लिए आप जनरल क्लॉजेस एक्ट का सहारा ले सकते हो, जनरल क्लॉजेस एक्ट का सहारा ले सकते हो। यहां तक ओके? यस सर, यहां तक टोटली ओके। सो यही बात है, देखो जनरल क्लॉजेस एक्ट कौन से एक्ट पे लगता है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक्ट पर, डोमिनियन लेजिस्लेचर। ठीक है, और उस टाइम पे देखो पार्लियामेंट से पहले क्या हुआ, आजादी से पहले कौन करता था साइन? गवर्नर करते थे। ठीक है, एक्ट पास बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द गवर्नर, जनरल गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। बाकी आपको और कुछ भी यहां पर रीड करने की जरूरत नहीं है, सीधा अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। पॉइंट नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेजिस्लेचर। ये वाला पॉइंट बेटा आपके नेक्स्ट चैप्टर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में दोबारा से पूरा का पूरा रिपीटेड है। तो यहां पढ़ लो या वहां पढ़ लो, एक ही बात है। और वहां पर यह पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उससे ही रिलेट करता है, ये जनरल क्लॉजेस एक्ट का एज सच पार्ट नहीं है। तो इसीलिए हम इसको कहां पर कवर करेंगे? नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में। ये जो प्रीएम्बल है या जो भी लिखा हुआ है, प्रीएम्बल, डेफिनेशंस, मीन्स, इंक्लूड्स, जो भी लिखा हुआ है वो सारी बातें डिटेल में हम लोग कहां कवर करेंगे? इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में कवर करने वाले हैं। तो अब आ जाते हैं, अब मेनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट को, जिसमें हमें डेफिनेशंस पर फोकस करना है। ठीक है, ओके सर। सबसे पहला आता है सेक्शन 1। सेक्शन 1 में क्या बताया गया? सेक्शन 1 में सिर्फ इतनी बात बताई गई है जनरल क्लॉजेस एक्ट के कि इस एक्ट को हम किस नाम से बुलाएंगे? जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 के नाम से इस एक्ट को पुकारा जाएगा। यह बात आपके सेक्शन 1 में लिखी है। नॉर्मली किसी भी सेक्शन 1 में क्या क्या बातें लिखी होती है? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, एप्लीकेबिलिटी। लेकिन यहां पर बेटा सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइटल ही दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टाइटल ही दिया हुआ है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं, दैट इज डेफिनेशन। हम ये डेफिनेशन क्यों पढ़ने वाले हैं? हम एक्ट की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, एफिडेविट की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, सेंट्रल एक्ट की बहुत सारी डेफिनेशन हम आज पढ़ने वाले हैं। बट ये डेफिनेशन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इन वर्ड्स का इस्तेमाल किसी और सेंट्रल एक्ट में हुआ होगा, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं, वहां पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए ये डेफिनेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 3 से, यहां से सबसे पहली डेफिनेशन है एक्ट। अब आप इसको कंफ्यूज कर लोगे कंपनीज एक्ट, जनरल क्लॉजेस एक्ट, वो वाले एक्ट से। नहीं बेटा,
नॉर्मल इंग्लिश वाले एक्ट में चले जाओ। एक्ट का मतलब होता है कुछ काम करना। नॉर्मली एक्ट का मतलब क्या होता है? किसी चीज को करना, उसे बोलते हैं एक्शन लेना। एक्ट मतलब टू एक्ट। तो यहां पर ये उस रेफरेंस में बोला गया है कि देखो पढ़ते हैं, एक्ट का मतलब होता है अगर किसी ऑफेंस में, अगर किसी ऑफेंस का मतलब होता है लॉ को तोड़ देना, लॉ को तोड़ना, या अगर आप कोई सिविल रॉन्ग करते हो उसमें एक्ट का मतलब क्या होता है? एक्ट का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्ट। या तो आपने मल्टीपल कुछ ऐसे एक्शन लिए जिसकी वजह से वो ऑफेंस हो गया, या इट ऑल्सो इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कोई काम नहीं करना। तो एक्ट में सीरीज ऑफ एक्ट, कुछ करना तो एक्ट है ही, अगर आपने कोई काम नहीं किया तो वो भी एक्ट में काउंट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो इंडियन पेनल कोड में, इंडियन पेनल कोड में भैया अगर किसी का मर्डर कर देते हैं तो भैया सजा मिल जाती है। किसी का मर्डर कर देते हैं इंडियन पेनल कोड में तो सजा मिल जाती है। एक्ट किया आपने, मर्डर करने का एक्ट किया। अब एग्जाम्पल में देखना क्या हुआ, एक बंदा था, ठीक है, मिस्टर एक्स, उसने क्या करा, जेड को एक कमरे में बंद कर दिया। पहला एक्ट क्या करा, कमरे में बंद कर दिया। उसके बाद उसे बहुत मारा, वो मरा नहीं, उसे बहुत मारा, उसे मारता गया, ठीक है, ओके। और फिर उसे खाना देना बंद कर दिया। उसे मारा और उसे खाना देना बंद कर दिया, और जब उसे खाना प्रॉपर टाइम पे नहीं मिला तो वो बेचारा भूख से मर गया उसी कमरे में। तो यहां पर अब वो बंदा जाकर कोर्ट में कह रहा है कि यार मैंने तो कोई गलत काम नहीं किया, मैंने उसे मारा था, उसका मर्डर थोड़ी करा, और मैंने उसे खाना नहीं दिया। ये एक्ट टू मर्डर कहां है? मैंने खाना नहीं दिया तो मैंने कुछ नहीं किया ना। एक्ट का मतलब तो कुछ करना होता है, मैंने तो खाना नहीं दिया, ये तो रिवर्स है। तो लॉ ने कहा भाई देख, एक्ट में हम कुछ करने को भी इंक्लूड कर लेंगे और कुछ ना करने को भी इंक्लूड कर लेंगे। मतलब ये जो तूने उसे मारा ये तो सीरीज ऑफ एक्ट हो गया, तूने उसे बेचारे को मारा, उसे बंद कर दिया, और ये जो तुमने उसे खाना नहीं दिया ये हो गया इलीगल ओमिशन। यानी एज पर इंडियन पेनल कोड तूने मर्डर का एक्ट किया है एक्स, और तुझे सजा मिलेगी जैसे कि तूने जेड का मर्डर किया है। ठीक है, ओके सर। तो शॉर्ट में एक बार दोबारा बता देता हूं, एक्ट का मतलब होता है सीरीज ऑफ एक्ट या इलीगल ओमिशन, या कुछ इलीगल जो तुम्हें करना चाहिए था बट तुमने नहीं किया, वो भी एक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं मेरे बच्चा, नेक्स्ट डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट है। मैं जिसको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं उसको आपको अच्छे से कर लेना, बाकी अगर आपने ध्यान से नहीं भी करी चलेगा, बट वो पक्का से करके जानी है क्योंकि एग्जाम में आने के उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, एफिडेविट क्या होता है? अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बात करूं, एफिडेविट का मतलब होता है एक रिटन स्टेटमेंट। एफिडेविट का मतलब क्या होता है लेमन लैंग्वेज में? एक रिटन स्टेटमेंट जिसमें आप लिखते हो कि हां मैं ये डिक्लेयर कर रहा हूं कि मैंने ये किया है। आपने कंफर्मेशन दिया, आपने अफर्मेशन दिया एक पेपर पे राइटिंग पर लिखकर, ठीक है, और जिसको यूज करा जा सकता है कोर्ट में एज एविडेंस। ठीक है, लेकिन अगर आप एफिडेविट की टेक्निकल डेफिनेशन पढ़ती हो तो लेमन लैंग्वेज डेफिनेशन हो गई कि एफिडेविट एक कागज पर कुछ लिखकर दे दिया जिसको कि कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज करा जा सकता है, उसे एफिडेविट कहते हैं। टेक्निकल डेफिनेशन पे अगर मैं जाता हूं तो एफिडेविट का मतलब होता है कि आपने कोई बात कंफर्म करी या किसी बात का अगर आपने डिक्लेरेशन दिया, वो ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपने कटघरे में खड़े होकर कसम खाई हो। क्या बोले सर? अगर आप कोई एफिडेविट पर चीज लिखकर देते हो, अगर आप मान लो कंपनीज एक्ट में कई बार पढ़ते हैं ना कि डायरेक्टर को इस चीज का एफिडेविट देना है, डायरेक्टर को उस चीज का एफिडेविट देना है, पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि उसने लिखकर दे दिया भैया एफिडेविट में, उसने कहा भाई हाँ हाँ जो आपने मांगा आरओसी के पास फाइल कर दिया एफिडेविट पे। लॉ कहता है जब आप एफिडेविट सबमिट करते हो इसका मतलब है कि आपने
कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर कसम खाई है, ऐसा हम मानते हैं, यानी आपको वो सजा मिलेगी अगर आप कोर्ट में खड़े होकर झूठ बोलते हो, वो वाली सजा आपको मिलेगी। मतलब कोर्ट में आप गए, आपने झूठ बोला, ओथ खाई, इसको हम बोलते हैं ओथ लेना या स्वेर करना। एफिडेविट पर झूठ बोलना इज टोटली इक्विवेलेंट टू स्वेरिंग और ओथ इन दी कोर्ट, और उस पर सजा उतनी ही है, इसीलिए एफिडेविट पर झूठ नहीं बोलना चाहिए। सो यही बात यहां पर लिखी है। एफिडेविट का मतलब है अगर कोई पर्सन अफर्मेशन देता है या डिक्लेरेशन देता है, इंस्टेड कसम खाने की जगह अगर वो अफर्मेशन या डिक्लेरेशन दे देता है तो उसको एफिडेविट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एफिडेविट बोला जाएगा। ओके सर। नाउ अगर आप जनरल क्लॉजेस एक्ट की डेफिनेशंस में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एफिडेविट और दो वर्ड्स हैं, आगे जाकर मैं बता दूंगा, एक स्वेर की डेफिनेशन और एक ओथ की। ये तीनों की डेफिनेशन क्या दी हुई है? सेम दी हुई है। कसम खाने की डेफिनेशन, स्वेर की डेफिनेशन और एफिडेविट की डेफिनेशन, तीनों डेफिनेशन सेम है वर्ड टू वर्ड, क्योंकि तीनों एक के बराबर एक है। मतलब आपको क्या करना है, आपने एक की डेफिनेशन याद कर ली तो आपको तीनों की डेफिनेशन याद होगी। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे डिफाइन एफिडेविट, डिफाइन स्वेर, डिफाइन ओथ एज पर दी जनरल क्लॉजेस एक्ट, तो आप क्या करने वाले हो? बिल्कुल क्या करने वाले हो? बिल्कुल सेम टू सेम तीनों में एक ही आंसर जाने वाला है। नेक्स्ट आता है सेंट्रल एक्ट। ये तो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया बेटा। सेंट्रल एक्ट का मतलब क्या है? क्योंकि हम बोल रहे हैं जनरल क्लॉजेस एक्ट लगेगा सेंट्रल एक्ट पे, यानी जनरल क्लॉजेस एक्ट बनाया गया है सेंट्रल एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए। तो ये सेंट्रल एक्ट होता क्या है? तो बेटा सेंट्रल एक्ट का मतलब होता है, फिर से वापस चलते हैं, पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट, डोमिनियन लेजिस्लेचर में बनाया गया एक्ट और इंडियन लेजिस्लेचर। तो यही बात यहां पर लिखी है। सेंट्रल एक्ट का मतलब होता है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया एक्ट, डोमिनियन लेजिस्लेचर में बनाया गया एक्ट और इंडियन लेजिस्लेचर में बनाया गया एक्ट। और ये एक्ट कौन बनाता था बेटा? गवर्नर जनरल बनाते थे। गवर्नर जनरल बेटा ये एक्ट को बनाते थे, तो इसी को हम सेंट्रल एक्ट बोलेंगे। इन सारे एक्ट्स पे क्या लागू होगा? जनरल क्लॉजेस एक्ट का इंटरप्रिटेशन लागू होगा। नेक्स्ट आता है, अगर किसी भी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है, अगर किसी भी एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड यूज होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है, सिर्फ दो पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब था गवर्नर जनरल, यानी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन आया। 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले जहां जहां हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे वहां पर उसका मतलब था गवर्नर जनरल, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद क्या मतलब हो गया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है, बाकी ये पॉइंट्स आपको पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये दो पॉइंट्स अगर आप लिख देंगे आपका काम हो जाएगा। इतनी बड़ी डेफिनेशन में दो पॉइंट्स आपको याद करने हैं। नेक्स्ट यहां पर एक और बात लिखी हुई है, कुछ पार्ट ए स्टेट्स क्या होते हैं, पार्ट बी स्टेट्स क्या होते हैं, पार्ट सी स्टेट्स क्या होते हैं और पार्ट डी स्टेट्स क्या होते हैं। इसको आपको यहां से नहीं पढ़ना बेटा, मैंने एक चार्ट बनाया है, उस चार्ट से आपको कवर कर लेना है और उतना आपको पढ़ लेना है। क्या हुआ था ना, जब इंडिया आजाद हुआ था तब इंडिया के ना बहुत छोटे छोटे टुकड़े थे। जैसे आज आप इंडिया को देखते हो कि भैया स्टेट्स है, इतने यूनियन टेरिटरी है, पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले बहुत सारे टुकड़े हुआ करते थे और इन टुकड़ों को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे क्लासिफाई किया हुआ था। फिर बाद में बेटा इनको एक एक्ट लाया गया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और उनसे कंसोलिडेट किया गया, जोड़ा गया। लेकिन जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इंडिया का विभाजन किया हुआ था। तो स्टेट ए, पार्ट ए स्टेट्स क्या होते हैं आपको इस चार्ट से देखना है, मैं आपको दिखा रहा हूं, बस इतना समझ लेना। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। देखो
पार्ट ए स्टेट कौन से स्टेट थे? इनको हम बोला करते थे गवर्नर प्रोविंसेस। क्यों गवर्नर प्रोविंसेस बोला करते थे? क्योंकि इन पर रूल कौन करता था? गवर्नर करता था। और इस गवर्नर को किसने अपॉइंट किया था बेटा? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया हुआ था। फिर पार्ट बी स्टेट्स, पार्ट बी स्टेट्स कौन से थे? इनको हम प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट मतलब जहां पर प्रिंस, जहां पर रूलर का राज चलता था, तो यहां पर कौन गवर्न करता था बेटा? रूलर होते थे उस एरिया में, जिनको हम बोलते थे राज प्रमुख। उन स्टेट्स में, उन एरियाज में रूलर देखता था सब कुछ। फिर आते हैं बेटा पार्ट सी स्टेट्स। कौन से स्टेट? पार्ट सी स्टेट्स, जिनमें कौन देख, इनको हम क्या नाम से बुलाते थे? पार्ट सी को चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस। इनका नाम ये क्यों रखा गया? बिकॉज इन्हें कौन गवर्न करना था बेटा? चीफ कमिश्नर गवर्न करता था, जिसे किसने अपॉइंट किया था? प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया था, जिसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और लास्ट आता है बेटा पार्ट डी। इसमें बड़े सारे स्टेट नहीं थे बेटा, इसमें एक सिंगल टेरिटरी थी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की, जिसे कौन गवर्न करना था बेटा? लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी गवर्न करते थे। और इसे कौन अपॉइंट करता था? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता था, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिक ऐसा था। अगर वो पूछ ले, ऐसे चांसेस नहीं है, बट अगर पूछ ले व्हाट इज पार्ट ए, व्हाट इज पार्ट बी, व्हाट इज पार्ट सी, तो आपको पार्ट ए गवर्नर, पार्ट बी आपके प्रिंसली स्टेट, पार्ट सी चीफ कमिश्नर और पार्ट डी आपका अंडमान निकोबार, ये चार बातें आप लिख देंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा कि कौन रूल करता था और कौन अपॉइंट करता था, बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन पर चलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन, अब यहां से हम सीधा आएंगे कमेंसमेंट की डेफिनेशन पर। कमेंसमेंट, ये कमेंसमेंट वर्ड बेटा कहां यूज होता है? कंपनीज एक्ट कब कमेंस हुआ? जीएसटी एक्ट कब कमेंस हुआ? यानी एक्ट को फोर्स में कब लाया गया? एक्ट को किस दिन फोर्स में लाया गया? कमेंसमेंट जो है बेटा, अगर हम किसी एक्ट या रेगुलेशन को कमेंस कहते हैं कि ये इस दिन कमेंस हुआ था, इसका मतलब होता है वो किस दिन फोर्स में लाया गया, वो किस दिन लागू किया गया। कई बार ऐसा हो जाता है कि लॉ बना लिया, लेकिन हमने वो पावर दे दी किसको? गवर्नमेंट को पावर दे दी कि गवर्नमेंट बनाता कौन है? लॉ, पार्लियामेंट, आप जानते हो, है ना। और लॉ में ये लिख दिया कि गवर्नमेंट तुम्हारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास पावर है कि तुम जब चाहो इसके सेक्शंस को नोटिफाई कर सकते हो। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में हुआ था कि उसके सेक्शन डिफरेंट डेट्स पर नोटिफाई हुए थे, तो जब तक वो नोटिफाई नहीं होगा यानी तब तक वो कमेंस नहीं हुआ। यही बात कमेंसमेंट का यहां पर मतलब है। कमेंसमेंट का सिंपल सा मतलब है कमिंग इनटू फोर्स। जिस दिन वो लागू हुआ उसे कहते हैं कमेंसमेंट, उसे कहते हैं कमेंसमेंट। जैसे एक केस हुआ था, मान लो एक लॉ बन तो गया लेकिन उसे अभी तक फोर्स में नहीं लाया गया, या जिसको पावर दी गई थी, जिस अथॉरिटी को पावर दी गई थी कि तुम इसे ऑफिशियल गैजेटे में नोटिफाई करके कमेंसमेंट कर सकती हो, अगर उसने अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं करी उसे इन फोर्स में लाने की, तो तब तक हम ये मानेंगे कि वो एक्ट या जो रेगुलेशन है वो कमेंस नहीं हुई। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी डेफिनेशन? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। कौन सी डेफिनेशन? डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। चलिए, डॉक्यूमेंट को हम लोग समझते हैं, इसको आपको सिर्फ चार्ट से ही रीड करना है। ठीक है, चार्ट में पूरा जो है डेफिनेशन कवर है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी चीज को भी रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर आप किसी मैटर को रिकॉर्ड कर रहे हो, किसी भी मैटर को अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड क्यों करते हैं? ताकि फ्यूचर में उसे यूज करा जा सके एज अ एविडेंस, फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सके। तो डॉक्यूमेंट का मतलब किसी मैटर को रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड करने के लिए क्या लगेगा? किसी सब्सटेंस पे रिकॉर्ड करोगे, पेपर पे कर सकते हो, आप पत्थर पे कर सकते हो, आप दीवारों पर कर सकते हो, किसी भी सब्सटेंस पर
अगर आप किसी मैटर को लिख रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, उसे रिकॉर्ड करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट है। अब आपके पास सब्सटेंस तो आ गया, सब्सटेंस मतलब कोई डॉक्यूमेंट, कोई फाइल, किसी भी चीज में, किसी भी फॉर्मेट में वो रिकॉर्ड हो रहा है। अब आप उसको क्या करोगे, या तो लेटर्स लिख कर करोगे, या नंबर्स में करोगे, या हो सकता है कोई साइन बनाकर कर सकते हो, कोई साइन वाइन बनाकर, कोई कोड बनाकर भी कर सकते हो रिकॉर्ड, है ना। तो उसको हम क्या मानेंगे, डॉक्यूमेंट मानेंगे। तो डॉक्यूमेंट का मतलब बहुत सिंपल है बेटा, डॉक्यूमेंट इंक्लूड कोई भी मैटर, चाहे वो लिखा हो, चाहे वो एक्सप्रेस हो, किसी भी सब्सटेंस पर, पेपर पे होना जरूरी नहीं है। हम लोग ये समझते हैं डॉक्यूमेंट मतलब पेपर, डॉक्यूमेंट मतलब पेपर, बट जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है अपनी सोच को थोड़ा बड़ा करो। किसी भी चीज पर कोई भी चीज अगर आप लिख देते हो, आपने पत्थर पे लिख दी, दीवार पे लिख दी, कोई भी चीज अगर आपने लिख दी और वो वहां पर रिकॉर्ड बन गया उसका, तो वहां पर हम उसको डॉक्यूमेंट मान लेंगे। यानी आप कोर्ट में उस डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो, पेश कर सकते हो। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, कोई किताब डॉक्यूमेंट है, हाँ है। कोई फाइल डॉक्यूमेंट है, हाँ। इवन पेंटिंग, हाँ सर पेंटिंग कैसे डॉक्यूमेंट हो सकती है? अरे बेटा, क्या उससे कोई रिकॉर्ड बन रहा है? हाँ बन रहा है, तो वो है। कोई कंप्यूटर फाइल, हाँ है। बस करेंसी नोट्स को कवर नहीं किया गया, बाकी सारी चीजें यहां पर कवर हो गई डॉक्यूमेंट में। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, देखो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन ना जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी दी गई है और इंडियन एविडेंस एक्ट में भी दी गई है। क्वेश्चन ये आता है कि सर इन दोनों में डिफरेंस क्या? एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर जनरल क्लॉजेज एक्ट एंड डेफिनेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक छोटा सा चेंज है बेटा। जनरल क्लॉजेज एक्ट में इंक्लूड लिखा है, लेकिन यही इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या हो जाता है, इंडियन एविडेंस एक्ट में मींस, यानी यहां पर इंक्लूसिव डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है, और वहां पर रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। वहां पर क्या है? रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है, रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है। ओके सर। नेक्स्ट आता है इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट क्या होता है बेटा? ये ना सब्स्टिट्यूट वर्ड है लॉ का, ये सब्स्टिट्यूट वर्ड है एक्ट का। ये यहां नहीं चलता, ये बाहर बहुत ज्यादा चलता है इनेक्टमेंट। इनेक्टमेंट का सिंपल मतलब अगर मैं बताऊं तो कोई भी एक्ट या रेगुलेशन बनती है उसको हम क्या कहते हैं? इनेक्टमेंट कहते हैं। कोई भी रेगुलेशन या एक्ट बनती है उसको हम इनेक्टमेंट बोला जाता है। ये बात यहां पर भी लिखे देखो, इनेक्टमेंट का मतलब होता है एक्ट, चाहे वो फिर पार्लियामेंट ने बनाया हो, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो, और एक्ट का मतलब पूरा एक्ट नहीं है, इवन इट ऑल्सो इंक्लूड्स द सेक्शंस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। यानी इनेक्टमेंट जब मैं बोलता हूं तो मैं पूरे एक्ट को भी रेफर कर सकता हूं या उसके किसी सेक्शन को भी रेफर कर सकता हूं, उसके किसी सेक्शन को भी रेफर कर सकता हूं। ओके सर, इसका चर्चा आगे जाकर दोबारा होगी, थोड़ी सी चर्चा बाकी है, मैं दोबारा इस पर चर्चा बाद में करूंगा। ठीक है, चलिए। ओके, इवन लॉ के रूल्स और रेगुलेशन कुछ अलग नहीं होते, बट इट इज द पार्ट ऑफ द लॉ, इट इज द पार्ट ऑफ द लॉ। चलिए, नेक्स्ट डेफिनेशन आती है मेरे बच्चा फाइनेंशियल ईयर की। तो अगर मैं बात करता हूं फाइनेंशियल ईयर की, चलिए फाइनेंशियल ईयर में मेरे बच्चा देखो दो डेफिनेशन है। एक है फाइनेंशियल ईयर जनरल क्लॉजेज एक्ट में, और एक है ईयर। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होना और 31 मार्च पर खत्म होना, और ईयर का मतलब होता है ब्रिटिश कैलेंडर। ईयर का मतलब क्या होता है? ब्रिटिश कैलेंडर। और ब्रिटिश कैलेंडर का क्या है यहां पर? 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर। तो अगर कंपनीज एक्ट में कहीं पर वर्ड ईयर यूज हो रहा है तो नॉर्मली उसका मतलब क्या माना जाएगा? 1 जनवरी से 31 दिसंबर माना जाएगा, 1 जनवरी से। तो यही बात यहां पर लिखे देखो, फाइनेंशियल ईयर मींस द ईयर स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल
ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल। वहीं पर ईयर का मतलब क्या है? ईयर का मतलब होता है ईयर, रिकॉर्ड मतलब कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर, दैट इज जनवरी से लेकर दिसंबर, दैट इज जनवरी से लेकर दिसंबर। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल ईयर एंड कैलेंडर ईयर एज पर दी जनरल क्लॉजेज एक्ट। तो आपका आंसर यही होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट डेफिनेशन आती है गुड फेथ की। नेक्स्ट डेफिनेशन कौन सी आती है? गुड फेथ की। गुड फेथ की जो डेफिनेशन है वो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है और इसीलिए ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। गुड फेथ की डेफिनेशन और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की आगे जाकर आएगी, ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से करनी है। गुड फेथ का मतलब क्या होता है? कई बार हम बहुत सारे एक्ट्स में पढ़ते हैं कि अगर ये काम आपने गुड फेथ में किया तो आप बच जाओगे। तो गुड फेथ का मतलब होता है अगर आप किसी काम को ऑनेस्टली करते हो। ठीक है, गुड फेथ का क्या मतलब होता है? अगर आप, पहले मैं जनरल क्लॉजेज एक्ट की बात कर रहा हूं। जनरल क्लॉजेज एक्ट में इसका मतलब है अगर आप कोई काम ऑनेस्टली यानी ईमानदारी से करते हो, मतलब आपने वो काम गुड फेथ में किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो काम लापरवाही से किया है या नहीं किया, नेग्लिजेंस और नॉट। आपका इंटेंशन गलत नहीं था वो काम करने का, हां आपने वो काम हो सकता है लापरवाही में किया हो, लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं था, यानी आपने वो काम किया गुड फेथ में किया। आपने वो काम क्या किया? सो गुड फेथ का मतलब होता है कोई भी काम डीम टू बी इन गुड फेथ में तब कहा जाता है जब वो काम ऑनेस्टली किया जाता है यानी ईमानदारी से किया जाता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो काम नेग्लिजेंटली किया है या नहीं किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपने वो काम लापरवाही किया नहीं किया, ईमानदारी इंटेंशन थी ना, तो जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है भाई तुमने ये काम गुड फेथ में किया है, तुम बच गए। लेकिन ये डेफिनेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, ये डेफिनेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। इसके लिए ये वाला केस लो एक इंपॉर्टेंट है, माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग। माउंग आउंग पू वर्सेस माउंग सी माउंग। इसमें क्या हुआ था बेटा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ की डेफिनेशन नहीं दी गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गुड फेथ का वर्ड तो यूज हुआ है, गुड फेथ का वर्ड यूज हुआ है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई बार, लेकिन उसकी डेफिनेशन वहां नहीं दी हुई है। अब आप बोलोगे सर वहां नहीं दी हुई है तो जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन पढ़ लो ना। बेटा जनरल क्लॉजेज एक्ट कब आया है? 1897 में। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कब आया है? 1872 में। तो ये तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो पहले आ गया, जनरल क्लॉजेज एक्ट बाद में आया। तो इस एक्ट पर जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन लागू नहीं होगी। यानी ये जो अभी डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अगर कहीं पर वर्ड यूज होता है गुड फेथ, तो आप ये वाली डेफिनेशन को फॉलो नहीं करेंगे। सर फिर कौन सी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे? बेटा फिर आप डेफिनेशन को फॉलो करेंगे जो डेफिनेशन जनरली यूज होती है सिविल लॉ में। जो सिविल लॉज दिए हुए हैं, गुड फेथ की डेफिनेशन जो सिविल लॉज में दी हुई है ना, वो डेफिनेशन इस्तेमाल होगी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। सर वहां पे क्या बताया गया है गुड फेथ का मतलब, वो तो बता दो। बेटा वहां पर बोला गया है गुड फेथ मतलब वहां पे आपने ऑनेस्टली तो करना ही करना है, लेकिन ध्यान से करना है। ओ माय गॉड्स, ध्यान से करना है, मतलब अटेंशन इज एक्सपेक्टेड with a man of ordinary prudence. Attention is expected with a man of ordinary prudence. तो यहां पर जनरल क्लॉजेज एक्ट जहां बोल रहा था कि लापरवाही कर भी दोगे बट इंटेंशन साफ होनी चाहिए, गुड फेथ में है, वही बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए, ऑनेस्टी तो होनी ही चाहिए, साथ में ड्यू केयर भी होनी चाहिए, साथ में ड्यू केयर भी होनी चाहिए। अगर आपने वो काम ऑनेस्टली किया बट आपने ध्यान से नहीं किया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको गुड फेथ का दर्जा नहीं मिलेगा, यानी जो बेनिफिट
एक गुड फेथ वाले को नॉर्मली बेटा यही होता है कि अगर आप कोई काम गुड फेथ में करते हो ना तो लॉ आपको कुछ बेनिफिट्स दे देता है। जैसे कि हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हो सकता है बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या होता है कि अगर आप किसी चोर से गुड्स खरीदते हो, अगर आप किसी से चोर से गुड्स खरीदते हो और आप परचेजर हो, ठीक है, और आप गुड फेथ में खरीद लेते हो, आप गुड फेथ में खरीद लेते हो, तो लॉ कहता है ये जो चोर का टाइटल, चोर तो ओनर नहीं था, तो इसका टाइटल क्या था, डिफेक्टिव टाइटल था। लेकिन अगर आप ये काम गुड फेथ में करोगे तो आपका टाइटल क्या होगा, आपका टाइटल गुड टाइटल होगा, आपका टाइटल गुड टाइटल होगा, क्योंकि आपने काम गुड फेथ में किया, यानी आप जो है उस सामान के मालिक बन जाओगे। लेकिन यहां पर यही बात है, अगर कोई ऑनेस्ट परचेजर है, मतलब मैं बायर हूं, मैंने एकदम इंटेंशनली, मेरी नीयत एकदम साफ थी, लेकिन मैंने केयरलेसली बिना चोर से इंक्वायरी करे वो सामान खरीद लिया, तो इस केस में मैंने काम गुड फेथ में नहीं किया, क्योंकि मैंने ऑनेस्टली तो किया लेकिन ड्यू केयर से नहीं किया ना, तो भैया गुड टाइटल मेरे पास नहीं आएगा, गुड टाइटल मेरे पास नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट। कई सारे एक्ट्स में गवर्नमेंट वर्ड बार बार यूज होता है कि अगर गवर्नमेंट कंपनी हो गया है, जो भी गवर्नमेंट वर्ड बार बार यूज होता है बहुत सारे एक्ट में, तो वहां पर ये गवर्नमेंट वर्ड का मतलब कौन सी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट। तो जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है कहीं पर भी अगर वर्ड गवर्नमेंट या द गवर्नमेंट लिखा हुआ है तो उसमें दोनों आते हैं, मतलब उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी हम बोल रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी हम बोल रहे हैं। अगर किसी लॉ में लिखा हुआ है कि भैया कंपनी को अगर गवर्नमेंट से पैसा मिला तो माफ हो जाएगा, उसे डिपॉजिट नहीं माना जाएगा, तो वहां पर दोनों कवर हो जाएंगी, सेंट्रल भी और स्टेट भी। अब गवर्नमेंट के भी ना बेटा विंग्स होते हैं। गवर्नमेंट के क्या होते हैं, एक गवर्नमेंट के, किसी भी गवर्नमेंट के 3 विंग्स होते हैं। कितने विंग्स होते हैं, 3 विंग्स होते हैं। ठीक है, एक होता है उसका लेजिस्लेचर विंग्स, मतलब हिस्से। एक होता है लेजिस्लेचर विंग जो लॉ बनाता है, जो लॉ बनाता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव विंग, एक होता है एग्जीक्यूटिव विंग जो उस लॉ को इंप्लीमेंट करता है। और तीसरा होता है जुडिशियरी विंग जो उस लॉ को क्या करता है, इंटरप्रेट, जैसे कि आपके कोर्ट्स वगैरह हो गए। ठीक है, ओके। तो लॉ कह रहा है यहां पर गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के इंटरप्रिटेशन के 2 तरीके हैं। अगर कहीं पर गवर्नमेंट वर्ड लिखा हुआ है ना, तो आप उसे ब्रॉडर सेंस में भी इंटरप्रेट कर सकते हो, नैरो सेंस में भी। ब्रॉडर सेंस से इंटरप्रेट करोगे मतलब आप तीनों विंग्स की बात कर रहे हो, उसमें लेजिस्लेचर भी आ जाएगा, एग्जीक्यूटिव भी आ जाएगा और जुडिशियरी भी आ जाएगा। बट अगर कंटेक्स्ट पढ़ के, यानी आपको उसके आजू बाजू के शब्द पढ़कर यह लग रहा है कि नहीं, इसमें ये लोग सारे विंग्स की बात नहीं कर रहे, ये गवर्नमेंट के सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव विंग की बात कर रहे हैं, तो नैरो सेंस में हम सिर्फ किसको मानते हैं, एग्जीक्यूटिव विंग को माना जाता है, सिर्फ तो यही बात यहां पे लिखिए, देखो गवर्नमेंट से आपको यह तो पता चल गया कि गवर्नमेंट बार बार यूज होता है, लेकिन गवर्नमेंट को इंटरप्रेट, कॉन्स्टिट्यूट मतलब इंटरप्रेट करने के 2 तरीके हैं। एक है ब्रॉडर तरीका, 2 तरीके हैं, 2 सेंसेस मतलब 2। एक आप उसे ब्रॉडर तरीके से कर सकते हो और एक आप उसे नैरो तरीके से कर सकते हो। अब गवर्नमेंट जनरली जो होता है ना, उसका मतलब होता है उसके 3 हिस्से, तीनों हिस्से। अगर कहीं पर गवर्नमेंट लिखा है मतलब हम उसके तीनों हिस्सों की बात कर रहे हैं, उसके लेजिस्लेचर हिस्से की भी, उसके एग्जीक्यूटिव हिस्से की भी, उसके जुडिशियरी हिस्से की भी। बट अगर नैरो सेंस में उसे इंटरप्रेट करने चाहोगे तो वहां पर कौन से हिस्से की बात हो रही है, एग्जीक्यूटिव। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर, अगर कहीं पर गवर्नमेंट वर्ड मैंने सेंट्रल एक्ट में पढ़ लिया तो ये ब्रॉडर है या नैरो है, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कैसे डिसाइड करूं कि इसको कैसे इंटरप्रेट। तो वो कह रहे हैं आप कौन सा मीनिंग असाइन करना है, ये डिपेंड करेगा कि उस शब्द को किस कंटेक्स्ट में यूज करा गया, उस शब्द को किस कंटेक्स्ट में यूज करा गया। वो आजू बाजू के शब्द पढ़ना आपको समझ जाएगा कि ये तीनों विंग्स की बात कर रहा है या सिर्फ एग्जीक्यूटिव विंग की बात कर रहा है, या सिर्फ एग्जीक्यूटिव विंग की बात कर रहा है।
नेक्स्ट आती है बेटा डेफिनेशन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटीज क्या होती है तो आप जानते हो, सकरा में बता रखा है भैया, शेयर्स वगैरह वो सब है ना। तो अगर कोई सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, अगर कोई सिक्योरिटी स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है वो भी सिक्योरिटी है, ठीक है, ओके। लेकिन इसमें पार्ट बी की सिक्योरिटीज को काउंट नहीं करेंगे। अब सर पार्ट बी क्या है, अरे बेटा पार्ट बी स्टेट प्रिंसली स्टेट्स, जो राजा महाराजा, तो अगर राजा महाराजा के वहां से कोई सिक्योरिटी इशू होगी उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी का पार्ट नहीं माना जाएगा। सो इट डज नॉट इंक्लूड सिक्योरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी पार्ट बी स्टेट, यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी, स्टेट गवर्नमेंट ने दी, वो तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, लेकिन अगर पार्ट बी स्टेट से कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू होती है तो उसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का दर्जा नहीं दिया गया है। चलिए अब आ गई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे आपको 100 स्टार्स बनाने हैं। कितने स्टार्स बनाने हैं बेटा, 100 स्टार्स बनाने हैं। दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी। ये डेफिनेशन बहुत जगह पे यूज होती है, जैसे कि मान लो स्टैंप एक्ट। अगर मैं बात करूं स्टैंप एक्ट की, क्या अगर मैं बात करता हूं स्टैंप एक्ट की, है ना, तो स्टैंप एक्ट में मान लो मूवेबल प्रॉपर्टी पर 5% है और इमूवेबल प्रॉपर्टी पर 12% स्टैंप ड्यूटी है। मतलब गवर्नमेंट को ये टैक्स जाएगा। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो 5% टैक्स जाएगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचोगे तो 12% टैक्स जाएगा। अब यहां पर आपको नहीं लगता कि बड़ा ज्यादा जरूरी है बाइफोरकेट करना कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि उससे यह डिसाइड होगा कि खर्चा कौन सा होने वाला है, उस पॉइंट से यह डिसाइड होने वाला है। तो चलिए इस पर डिटेल डिस्कशन करते हैं। आइए देखो, सुनो, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी और एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन दुनिया की सबसे सिंपल डेफिनेशन है। क्या डेफिनेशन है, कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मैंने वाह वाह, जैसे कि शेयर्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैगी का पैकेट, है ना, तो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है वो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, हमने कहा ओके। तो इसके लिए अब हमें जाकर सीखना पड़ेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पहला वर्ड ही क्या है बेटा, इंक्लूड्स। पहला ही वर्ड क्या है बेटा, इंक्लूड्स, यानी ये कौन सी डेफिनेशन है, इंक्लूसिव डेफिनेशन है। क्या बोला गया, इसमें 4 चीजें आएंगी। कितनी चीजें, 4 चीजें। सबसे पहला लैंड, इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है सबसे पहला, इसमें मैं ऐड कर लेता हूं फिर डिस्कस करते हैं। देखो उन्होंने सबसे पहले बोला इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्लॉट ऑफ लैंड बेच रहा है मतलब भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात हो रही है। दूसरा, कोई भी चीज जो अर्थ को अटैच कर दी गई है, जैसे कि कोई बिल्डिंग। अब बिल्डिंग है भैया, क्या वो अर्थ को अटैच है, द आंसर इज यस। क्या वो अर्थ को अटैच है, द आंसर इज यस। तो क्या ये भी इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी, हां। जैसे कि आप देखते हो मेट्रो स्टेशन बना होता है, मेट्रो स्टेशन पिलर पे बना दिया जाता है, यस और नो, क्या वो भी अर्थ को अटैच कर दिया गया बनाने के बाद, भाई वो अटैच हो गया, अब ऐसे तो हट नहीं जाएगा। तोड़ सकते हो, मानता हूं, तोड़ तो आप बिल्डिंग को भी सकते हो, बट वो अर्थ को अटैच कर दी गई ना, हां। तो इसको क्या बोलेंगे भैया, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला नेक्स्ट पॉइंट, थिंग्स अटैच टू अर्थ। थिंग्स अटैच टू अर्थ के बाद उन्होंने क्या बोला, थिंग्स अटैच टू अर्थ के बाद, थिंग्स अटैच टू अर्थ में आप समझ गए बिल्डिंग। कोई भी चीज अगर आप परमानेंटली फास्टन बांध देते हो कोई ऐसी चीज के ऊपर जो अर्थ से अटैच है, फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग किसको अटैच है, अटैच टू अर्थ है, बिल्डिंग अटैच टू अर्थ है। हमने बिल्डिंग पे क्या किया, हमने बिल्डिंग में डोर्स लगवाए, हमने बिल्डिंग के अंदर विंडोज लगवा दी। अब वहां पर वो फिट हो चुकी हैं, वो दरवाजे, वो विंडोज क्या हो गई हैं, फिट हो गई हैं बिल्डिंग में।
तो लॉ कह रहा है क्या आपने इन्हें परमानेंटली फास्टन कर दिया? अरे सर ये तो निकाले जा सकते हैं, निकाले जा सकते हैं बिल्कुल, बट परमानेंटली फास्टन मतलब आपने उन्हें जोड़ दिया, भैया पेच वेच लगा के आपने जोड़ दिया। तो हमारी यही तो इंटेंशन होती है कि भैया ये यहीं लगे रहेंगे जब तक खराब नहीं होते, है ना। तो वहां पर डिग्री ऑफ सेपरेशन में एफर्ट्स ज्यादा लगते हैं। तो अगर कोई भी चीज परमानेंटली फास्टन कर दी जाती है अर्थ ऐसी चीज के साथ जो अर्थ से अटैच थी, तो वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में काउंट हो जाएगी। यानी ये जो डोर्स जो बिल्डिंग में लग चुके हैं वो तब तक इमूवेबल प्रॉपर्टी माने जाएंगे जब तक कि वो लगे हुए हैं बिल्डिंग में। अब एक क्वेश्चन आता है सर ट्रीज, सर पेड़ बताओ ना सर ट्रीज बताओ ना सर ट्रीज। सर क्या ट्रीज इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी या मूवेबल? ट्रीज क्या अटैच टू अर्थ है? हाँ सर अटैच टू अर्थ है। बट अगर ट्रीज को कट कर दिया जाए, जैसे कि हम टिम्बर, इसको हम बोलते हैं टिम्बर, अगर हम ट्रीज को कट कर दे टिम्बर छोटे छोटे टुकड़ों में, तो क्या ये ट्रीज अब मूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएंगे? हाँ, सो टिम्बर इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी बट ट्रीज इज अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। तो हमें पहला पॉइंट क्लियर हो गया, लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ और परमानेंटली फास्टन टू एनीथिंग अटैच टू अर्थ। अब लास्ट आता है जो बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत देता है, वो है बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड। आपने लैंड से अगर कोई बेनिफिट आने वाले हैं उसको भी क्या बोला जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। उसको भी क्या बोला जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला जाएगा। चलिए एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने एक कंपनी को माइन में से रिसोर्सेज निकालने का एक्सेस दे दिया कि तुम यहां से, हम तुम्हें राइट दे रहे हैं, माइन में जितने भी मिनरल रिसोर्सेज है तुम निकाल सकते हो। माइन कहां है? लैंड में। क्या वहां से हमें बेनिफिट होने वाला है? हाँ, हमें वहां से बेनिफिट होने वाला है। तो लॉ कहता है इसको क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो राइट है, राइट टू एक्सेस रिसोर्सेज फ्रॉम माइन इज बेनिफिट टू बी अराइज ऑफ लैंड, बेनिफिट टू बी अराइज ऑफ लैंड। तो देखना मैं यहां पर ट्रांजैक्शन बनाता हूं। गवर्नमेंट ने केजीएफ कंपनी को राइट दिया, केजीएफ कंपनी को राइट दिया क्या? कि आप इस माइन से जितना चाहो उतना गोल्ड निकाल सकते हो, ये राइट दिया। ठीक है, तो ये राइट क्या होगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी है। राइट क्या है? इमूवेबल। केजीएफ ने क्या करा? उसमें से 1000 केजी गोल्ड निकाला, 1000 केजी गोल्ड निकाला और लोगों को, कस्टमर्स को बेचा। तो ये जो 1000 केजी गोल्ड है ये क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी है। सर अभी तो आपने बोला था कि सर ये जो हमने राइट लिया ये, बेटा अगर कोई बेनिफिट लैंड से फ्यूचर में होने वाला है, अगर कोई बेनिफिट लैंड में फ्यूचर में होने वाला है और मैं उसको असाइन कर रहा हूं, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट ये गोल्ड तो हम निकाल चुके हैं ना, लैंड से ये बेनिफिट ऑलरेडी अराइज हो चुका है, अब बस हम इसे सेल कर रहे हैं, तो ये क्या होगा बेटा? मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? यस और नो? यस सर। चलिए वापस चलते हैं डेफिनेशन पर। आइए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है लैंड, बेनिफिट्स अराइज आउट, बेनिफिट्स टू अराइज, जो होंगे लैंड से अराइज, जो होंगे लैंड से अराइज, थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, थिंग्स अटैच टू दी अर्थ, या कोई चीज जो परमानेंटली फास्टन कर दी गई है, ऐसी चीज को जो अर्थ से अटैच है। ये अगेन वही है, सेम पॉइंट दोबारा रिपीट करे गए हैं, तो दोबारा क्या, बस ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है क्योंकि इंक्लूड लिखा हुआ है, बाकी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए एग्जांपल नंबर 16 पढ़ते हैं। देखो शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला था कि ट्रीज, क्योंकि वो लैंड से अटैच होते हैं, इसीलिए क्योंकि वो लैंड से अटैच होते हैं इसीलिए हम उन्हें क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। हम उन्हें क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है एग्जांपल नंबर 17।
अगर आप किसी को राइट देते हो एक्सेस करने का एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, मान लीजिए ये लैंड मेरी है और यहां पर ए की लैंड है और यहां पर बी की लैंड है, तो मैंने उसे यहां से एक्सेस करने का राइट दे दिया और उसके बदले में उससे पैसे चार्ज कर रहा हूं। तो ये जो एक्सेस करने का राइट मैंने दिया है, ये किसकी वजह से आ रहा है? लैंड की वजह से आ रहा है। बेनिफिट टू बी अराइज आउट ऑफ लैंड, तो वही कह रहे हैं राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर may come within the definition of immovable property। लेकिन अगर वाटर का ड्रेन निकालने की बात करेंगे तो वो immovable property नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम किसी बड़ी मशीन को सॉइल से अटैच कर देते हैं या तो इनको हम क्या मानेंगे? इमूवेबल प्रॉपर्टी माना जाएगा जनरल क्लॉजेज एक्ट में। एक पॉइंट बाकी है, अभी खत्म नहीं हुआ। एक पॉइंट मैंने आपको बोला था लास्ट में बताएंगे, शुरू में वहां पे अभी दिखाता हूं, रुको। कहां बताया था? जहां चैप्टर स्टार्ट हुआ था मैंने कहा था जब इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब इसके बारे में चर्चा होगी। ये देखो, ये आ गई, कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये डिस्कशन आ गया, सिंपल सा है। इसमें क्या बोला था कोर्ट ने, क्या फाइनल बोला? देखो, एक पॉन्ड है, वो लैंड पे है, पॉन्ड लैंड पे है, और आपने उस पॉन्ड में किसी को मछली पकड़ने का राइट दे दिया, दैट इज राइट टू कैच द फिश। ये राइट दे दिया, तो क्या वो बेनिफिट लैंड से अराइज होने वाला है? हां, फिश निकाल कर अगर आप बेच रहे हो तो मूवेबल प्रॉपर्टी है, बिकॉज फिश इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी। बट अगर आप पॉन्ड में से मछली पकड़ने का राइट दे देते हो, वो क्या है? बेनिफिट्स टू अराइज आउट ऑफ लैंड, और इसीलिए उसे क्या माना जाएगा? इमूवेबल प्रॉपर्टी। और ये बात ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, तो यहां पर देखिए, अ क्लेम ऑफ द राइट टू कैच द फिश केम, इस केस में आया था आनंदा बेहारा वर्सेस स्टेट ऑफ ओडिशा में, जहां पर कोर्ट को डिसाइड करना था कि फिश को कैरी करने का राइट, फिश को कैच करने का राइट अगर बेचा गया है तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है या इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसमें कोर्ट ने फाइनल डिसीजन क्या दिया? कोर्ट ने फाइनल डिसीजन ये दिया कि भैया फिश को कैच करना जो है इमूवेबल प्रॉपर्टी है। एक बार इसको रीड कर लेते हैं बुक से। सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बेनिफिट्स अराउज ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू अर्थ या परमानेंटली अटैच टू दी अर्थ। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आ जाता है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जहां पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसकी बात हो रहे हैं। उसमें यहां पर कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन उन्होंने ये बोला कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में ये पॉइंट नहीं आते, यानी स्टैंडिंग टिम्बर वगैरह नहीं आता। अब फिश जनरल क्लॉजेज एक्ट में मूवेबल है कि इमूवेबल है, ये हमें पता करना था, और ये पता करने के लिए हमने कौन से पॉइंट में उसे कवर कर दिया? बेनिफिट्स टू बी अराउज आउट ऑफ लैंड वाले पॉइंट में कवर कर दिया। बस इतना सा आपको याद रखना है, 3-4 बातें लिखनी है, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कहां चला गया भैया? कहां चली गई डेफिनेशन? चलिए अरे चलिए भैया, कहां चली गई? नेक्स्ट डेफिनेशन है इम्प्रिजनमेंट। आप कंपनीज एक्ट में कई बार पढ़ते हो कि डायरेक्टर को इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी, ऑफिसर इन डिफॉल्ट को इम्प्रिजनमेंट हो जाएगी। ये इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट। ये कैसी वाहियात डेफिनेशन है? कह रहे इम्प्रिजनमेंट में आपको, इम्प्रिजनमेंट मतलब हम भी जानते हैं कि जेल भेजना है, लेकिन कौन सी जेल? 2 टाइप की जेल में होता है। एक होता है, कहां गया भैया? सिंपल, और एक होता है रिगरस। इम्प्रिजनमेंट 2 टाइप के होते हैं, सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रिगरस इम्प्रिजनमेंट। सिंपल में भैया काम ज्यादा थोड़ा बहुत कराया जाता है, ज्यादा नहीं कराया जाता, बट रिगरस इम्प्रिजनमेंट में हार्ड लेबर कराई जाती है, पत्थर तोड़वाए जाते हैं। तो यहां पर मेरे बच्चा इंडियन पेनल कोड में बताई गई है 2 टाइप की इम्प्रिजनमेंट, और ये कौन डिसाइड करता है? ये कोर्ट डिसाइड करता है। ये कोर्ट की मर्जी है कि वो उस अपराधी को सिंपल इम्प्रिजनमेंट देना चाहता है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट देना चाहता है। ये कौन डिसाइड करता है? कोर्ट की मर्जी होती है ये कौन से, और वो डिपेंड करता है उसने ऑफेंस किस नेचर का किया है।
यही बात यहां पर लिखी है कि इंप्रिजनमेंट दो टाइप की होती है, रिगरस इंप्रिजनमेंट, सिंपल इंप्रिजनमेंट। अगर किसी भी एक्ट में इंप्रिजनमेंट बोली गई है, जैसे कंपनी एक्ट में बोला गया है कि डायरेक्टर को 4 साल की जेल होगी, तो ये जो 4 साल की जेल होगी ये सिंपल होगी या रिगरस वाली होगी, ये कौन सी होगी? तो भैया वो कह रहा है कोर्ट डिसाइड करेगा कौन सी होगी, बट इंप्रिजनमेंट का मतलब दोनों टाइप की इंप्रिजनमेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इंडियन लॉ। इंडियन लॉ को आपको ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इंडियन लॉ को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट मंथ। मंथ का मतलब होता है ब्रिटिश कैलेंडर वाला मंथ, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, वो वाले मंथ की बात ये कर रहे हैं। फिर आता है मूवेबल प्रॉपर्टी, ये मैंने अभी आपको पढ़ा दी। मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी, जैसे कि डेट, शेयर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी क्या होती है? मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद ओथ की डेफिनेशन कवर कर ली थी बेटा, एफिडेविट की डेफिनेशन में पढ़ लो, सेम है। ओथ शॉल इंक्लूड अफर्मेशन, डिक्लेरेशन इन केस ऑफ अ पर्सन बाय अलाउड टू अफर्म और डिक्लेयर इंस्टेड ऑफ स्वेरिंग, यानी कसम खाने की जगह अगर वो लिख कर दे देता है, अफर्म या डिक्लेरेशन दे देता है, तो हम मान लेंगे कि उसने कसम खाई है, उसको सजा वैसे ही दी जाएगी। उसके बाद ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब होता है भैया लॉ को तोड़ देना। ऑफेंस का मतलब होता है अगर आपने कोई एक्ट किया या आपने कोई ओमिशन किया जो कि पनिशेबल था, उस टाइम पर जो लॉ लागू था उस लॉ को तोड़ने पर, जैसे कि अगर मैं रेड लाइट थी और मैं चला जाता हूं रेड लाइट होने के बावजूद भी अपनी गाड़ी लेकर, तो मैंने एक ऐसा एक्ट किया जो भैया क्या करता है, लॉ को तोड़ता है, जो उस टाइम फोर्स पे था, तो मुझे कहा जाएगा कि मैंने क्या कर दिया? ऑफेंस कर दिया। मैंने क्या कर दिया? ऑफेंस कर दिया। ठीक है। उसके बाद आता है बेटा ऑफिशियल गैजेटे। ऑफिशियल गैजेटे मतलब गवर्नमेंट की मैगजीन होती है। ऑफिशियल गैजेटे मतलब गवर्नमेंट की मैगजीन होती है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट की भी हो सकती है। इसीलिए अगर किसी एक्ट में ऑफिशियल गैजेटे या सिर्फ गैजेटे वर्ड लिखा है, तो उसका मतलब या तो द गैजेट ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आ रहा है, या ऑफिशियल गैजेटे ऑफ स्टेट, जिस स्टेट का गैजेट है, दोनों ही कवर होते हैं, दोनों ही कवर होते हैं। गैजेट ऑफ इंडिया क्या होता है बेटा? एक पब्लिक मैगजीन होती है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, या आप मान लो उस स्टेट की गवर्नमेंट का, जिससे कि वो कौन से किसी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आता है, और इससे गवर्नमेंट क्या करती है, कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन अगर पब्लिक के साथ करना है तो इसी गैजेटे में वो छाप कर देती है। जैसे हमने पहली क्लास में सीखा था, फर्स्ट क्लास में, कि भैया अगर किसी बिल को एक्ट बनने के लिए प्रेसिडेंट का साइन तो लगता है, लेकिन उसको फिर छापा जाता है ऑफिशियल गैजेटे में, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भैया ये एक्ट जो है आ चुका है, ये एक्ट जो है आ चुका है। चलिए, पर्सन की डेफिनेशन यहां पर बेटा इंक्लूसिव डेफिनेशन है। पर्सन की डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इसमें कंपनी भी आती है, एसोसिएशन भी आता है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स भी आते हैं। क्या यहां पर सर इंडिविजुअल नहीं आएगा, एचयूएफ नहीं आएगा? बेटा इंक्लूसिव डेफिनेशन है तो सब कुछ आ सकता है, सब कुछ आ सकता है, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन में सब कुछ कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट आता है, कई बार लॉ में आप पढ़ते हो कि इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है। जैसे कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी बेच रहा है, अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी सेल आउट कर रहा है, तो उसे उसका रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो रजिस्टर्ड कराने का एग्जैक्ट मतलब क्या है? रजिस्टर्ड, जब हम किसी डॉक्यूमेंट के बारे में बात करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना जरूरी है, इसका मतलब है कि आपने उसे इंडिया में, आपने उस डॉक्यूमेंट को इंडिया में क्या कराया? रजिस्टर कराया। कौन से लॉ के अंदर? जो लॉ उस टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट के लिए बनाया गया था, जैसे कि फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन एक्ट। रजिस्ट्रेशन एक्ट इंडिया में है। अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना चाहते हो तो वहां जाकर आप करा सकते हो, उस एक्ट का प्रोसीजर फॉलो करके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर करा सकते हो। अब भैया आती है थोड़ी थोड़ी वाहियात डेफिनेशंस। क्यों वाहियात है? क्योंकि ये कॉमन सेंस है, इनकी डेफिनेशंस होने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी दी हुई है। मुझे बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चा कि अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, अगर कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 3 देख लो, ये लिखा हुआ है कि शेड्यूल, किसी सेक्शन में लिखा है कि शेड्यूल 3 पढ़ लो, मुझे बताओ ये कौन से एक्ट का शेड्यूल 3 होगा?
कौन से एक्ट का? अगर कंपनीज एक्ट के किसी सेक्शन में लिखा है शेड्यूल 3, देखो बस इतना लिखा हुआ है, तो आप इसे कौन से एक्ट का शेड्यूल 3 मानोगे? इंप्लाइड है ना यार, कंपनीज एक्ट का ही मानोगे। अगर किसी सेक्शन में लिखा है कि सेक्शन नंबर मान लो 7 में लिखा है कि सेक्शन नंबर 8 पढ़ो, तो आप कौन से एक्ट का सेक्शन 8 पढ़ोगे? अगर कुछ नहीं बताया है कौन से एक्ट का पढ़ना है, तो कौन से सेक्शन एक्ट कौन से एक्ट का सेक्शन पढ़ोगे? कंपनीज एक्ट का ही पढ़ोगे ना। यानी जिस एक्ट में वो लिखा हुआ है, जिस एक्ट में वो लिखा हुआ है, उस एक्ट के ही तो सेक्शन की बात हो रही होगी, उस एक्ट के ही सबसेक्शन की बात हो रही होगी, उस एक्ट के ही रूल्स की बात हो रही होगी। ये बताने की जरूरत नहीं थी, बट जनरल क्लॉजेज एक्ट ने फिर भी बता दिया। क्या बता दिया? कि देखो, अगर किसी एक्ट में रूल वर्ड यूज हो जाता है तो आप समझ लेना ये उस एक्ट के अंदर बनाए गए रूल्स की बात हो रही है। अगर किसी एक्ट में शेड्यूल वर्ड यूज हो जाता है, अगर किसी एक्ट में शेड्यूल वर्ड यूज हो जाता है, तो आप मान लेना ये उसी एक्ट के शेड्यूल की बात हो रही है, उसी एक्ट के शेड्यूल की बात हो रही है। अगर किसी एक्ट में सेक्शन वर्ड यूज हुआ है कि रिफर सेक्शन 72 और आप उस एक्ट को पढ़ रहे थे, तो सिंपली मान लेना कि ये आपको उसी एक्ट के सेक्शन मींस अ सेक्शन ऑफ दैट एक्ट जिसमें वो शब्द लिखा हुआ है, जिसमें वो शब्द लिखा हुआ है। सब सेक्शन मींस अ सबसेक्शन ऑफ दैट सेक्शन, जिस वर्ड में वो हुआ है, जिस सेक्शन में वो आया है। ओके, स्वेयर का मतलब हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, स्वेयर का मतलब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइटिंग में भी कुछ इतना बढ़िया नहीं है। राइटिंग का मतलब होता है कोई भी प्रिंटिंग, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी सब कुछ राइटिंग में कवर हो जाएगी। और ईयर का मतलब होता है ब्रिटिश कैलेंडर वाला ईयर। ये ईयर भी बेटा हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आपको एक छोटा सा डिस्कशन मुझे करना है सेक्शन 4 का। अब मैं आपसे छोटा सा डिस्कशन करूंगा, ज्यादा बड़ा नहीं। देखो, इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक समझना पड़ेगा। क्या हुआ था, हम अभी पढ़ रहे हैं 11 मार्च 1897 को जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 आया था, ठीक है। इस तारीख को ये एक्ट आया था, मानते हो? यानी इस तारीख के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट आए होंगे, इस तारीख के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट आए होंगे, उनकी डेफिनेशन, उनमें जो वर्ड्स होंगे उनके लिए हम डेफिनेशंस यहां आकर ढूंढ सकते हैं। हां, बट मेरा क्वेश्चन है यहां पर भाई, पहले भी एक जनरल क्लॉजेज एक्ट चलता था जो 14 जनवरी 1887 को आया था। इस पीरियड के बीच में जितने भी एक्ट्स आए होंगे, जितने भी एक्ट्स आए होंगे, क्या उनके लिए डेफिनेशंस जो अभी हमने पढ़ी वो यूज कर सकते हैं क्या? और तीसरा, इससे पहले भी एक जनरल क्लॉजेज एक्ट आया था, तो इस पीरियड के दौरान जो एक्ट्स आए होंगे, जो एक्ट्स लागू हुए होंगे, क्या इस एक्ट में दी हुई डेफिनेशंस को, इस एक्ट में दी गई डेफिनेशंस को हम इन एक्ट्स के लिए, इन रेगुलेशंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? इसी का आंसर बेटा सेक्शन नंबर 4 देता है। सेक्शन नंबर 4, दिमाग खोलकर सुनना जो मैं कह रहा हूं। कह रहा है इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। एक, डेफिनेशन, आपने जो ईयर की डेफिनेशन पढ़ी, एफिडेविट की डेफिनेशन पढ़ी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी, मूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पढ़ी, इंप्रिजनमेंट, मंथ, ओथ, पर्सन, सेक्शन, ये जो आपने डेफिनेशंस पढ़ी है ना, ये जो आपने डेफिनेशन पढ़ी है, ये अप्लाई होंगी। कहां अप्लाई होंगी? उन सारे सेंट्रल एक्ट्स पे जो कब बने थे? 3 जनवरी 1868। यानी उन्होंने बोला अभी जो मैंने आपको डेफिनेशंस बताई ना, वो यहां से एप्लीकेबल होगी। इनके बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट्स बन गए, उन एक्ट्स में अगर ये वर्ड्स यूज हुए होंगे तो आप इन डेफिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो, इन डेफिनेशंस का इस्तेमाल कर सकते हो। एंड जितनी भी रेगुलेशन जो है वो बनी थी 14 जनवरी 1887 के बाद। नेक्स्ट कुछ और डेफिनेशन है, जैसे कि कमेंसमेंट, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, ऑफेंस की डेफिनेशन, रजिस्टर्ड की डेफिनेशन, शेड्यूल की डेफिनेशन, सबसेक्शन की डेफिनेशन, राइटिंग की डेफिनेशन। ये सारी डेफिनेशन आप किन पर लगा सकते हो? जितने सेंट्रल एक्ट या रेगुलेशंस जो बने हैं 14 जनवरी 1887 के बाद, 14 जनवरी 1887 के बाद, मतलब वो बोल रहे हैं अभी जो मैंने आपको शब्द बताए,
इस डेट के बाद जितने भी सेंट्रल एक्ट्स आए होंगे उस पर अगर ये वर्ड्स यूज हुए हैं तो आप इस वाले जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी हुई डेफिनेशन का यूज कर सकते हो। बाकी जो कवर नहीं हुई, जैसे गुड फेथ, क्या आपको यहां पर गुड फेथ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा। और भी कुछ डेफिनेशन है जो आपको यहां पर नहीं दिख रही। उन डेफिनेशन को कब से अप्लाई किया जाएगा बेटा? जब 11 मार्च को 1890-70 को ये नया 1897 को जब ये नया एक्ट आया ना, तब उनके बाद आए हुए सारे सेंट्रल एक्ट्स पे लगाई जाएगी। नहीं समझा? कोई बात नहीं, छोड़ देना, बट समझ गया होगा। मुझे लगता है मोस्टली आपको इसमें दिक्कत नहीं आई होगी, क्योंकि मैंने इसको चार्ट फॉर्म में आपको बता दिया कि कुछ डेफिनेशंस इस तारीख से इस तारीख के बाद के बनाए गए सेंट्रल एक्ट्स के लिए, कुछ डेफिनेशन इस तारीख के बाद बनाए गए सेंट्रल एक्ट्स के लिए, और कुछ डेफिनेशन इस तारीख के बाद बनाए गए सेंट्रल एक्ट्स के लिए। इस तरह से बाइफोर्केशन किया हुआ है, इस तरह से बाइफोर्केशन किया हुआ है। चलिए, तो ये हमारा सेक्शन 4 हो गया। ओके, उसके बाद एक और सेक्शन 4 है कि कुछ डेफिनेशन तो सारे लॉस पर लग जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये वाली डेफिनेशन तो सारे इंडियन लॉस पे लग जाती है, बट फॉर ए एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो। तो इसे बेटा आप कट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन बैंक पे आ जाइए। क्वेश्चन बैंक में आज हम सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो भी टॉपिक हमने रीड किया है। एक बात को समझिए, क्योंकि ये एक ही लेक्चर में कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, पहले इन क्वेश्चंस को जो मैंने बॉक्स बनाया है इनको वीडियो पॉज कर लीजिए या वीडियो रोक दीजिए, अगले दिन होमवर्क करके फिर आप इस पार्ट को देख सकते हैं, या अगर आप डायरेक्टली होमवर्क नहीं करते हैं तो फिर आप इस पार्ट को डायरेक्टली देख सकते हैं। नॉर्मली ये पार्ट आपका होमवर्क में जाता है, बट क्योंकि रिकॉर्डेड क्लास है तो कॉन्सेप्ट और अभी हमारे पास टाइम है तो हम सीधा क्वेश्चंस को यहीं पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके सर, सो क्वेश्चन 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 18 ये आपका होमवर्क है, आप इसे कर लीजिए और फिर आगे का वीडियो कंटिन्यू करिएगा। मैं आपको क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 ICAI मॉड्यूल का क्वेश्चन, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे बच्चा। व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या होती है? तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो लिख दीजिएगा, साथ में एक एग्जांपल दे दीजिएगा, आंसर खत्म। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 क्लॉज 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, इमूवेबल प्रॉपर्टी शॉल इंक्लूड लैंड, बेनिफिट्स टू अराउज ऑफ लैंड, जो लैंड से बेनिफिट अराइज होने वाले हैं, ना कि जो हो चुके हैं, कोई भी चीज जो अटैच है टू दी अर्थ, और परमानेंटली फास्टन्ड, परमानेंटली किसी चीज को अटैच कर दिया गया है, फास्ट कर दिया गया है अर्थ से, यानी कोई चीज अगर अर्थ से अटैच है और उस चीज से हमने कोई चीज परमानेंटली अटैच कर दी है तो उसे भी हम इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ट्री तो इमूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं क्योंकि वो परमानेंटली अटैच होते हैं अर्थ से, और साथ ही साथ उनसे ट्रीज से हमें बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड होता है। वही टिम्बर, टिम्बर का मतलब होता है वुड जो ऑलरेडी कट चुकी है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है क्योंकि वो परमानेंटली अर्थ से अटैच नहीं होती है। लैंड और बिल्डिंग भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया हमारा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन क्या होती है जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से? तो बच्चों ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है, जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से पूछ रहा है। सेम फॉर द एमसीक्यू, सेम फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आपको कंपनीज एक्ट में भी पढ़ने को मिलेगी और फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन आपको आपके जनरल क्लॉजेज एक्ट में भी मिलने को, और दोनों में आपको अलग तरीके से डिफाइन करी गई है, ठीक है। ओके सर, अब यहां पर जब भी वो जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन बताता है तो वो आंसर में फाइनेंशियल ईयर की भी डेफिनेशन लिखता है, ईयर की भी डेफिनेशन लिखता है, और उन दोनों का डिफरेंस भी लिखता है, तब जाकर 4 मार्क्स का बनता है उसका आंसर। तो देखिए, फाइनेंशियल ईयर की पहले उसने डेफिनेशन भी दी कि फाइनेंशियल ईयर शॉल मीन द ईयर स्टार्टिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, खत्म हो गया। फिर यहां पर बोला, ठीक है, ईयर टर्म की, फिर उसने, जबकि पूछी नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी उसने ईयर टर्म की डेफिनेशन दी है कि ईयर मींस अ ईयर रिकॉर्ड अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश कैलेंडर। रिकॉर्ड मतलब कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू दी ब्रिटिश कैलेंडर, और इसीलिए जनरल क्लॉजेज एक्ट में ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर
और डिफरेंस क्या होता है फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर में, अगेन पूछा नहीं गया है बट इंस्टीट्यूट अपने आंसर में बताता है, तो अगर एग्जाम में आएगा तो आप भी ये सारी बातें बताएंगे। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, वहीं कैलेंडर ईयर ये स्टार्ट होता है 1 जनवरी से। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। नेक्स्ट चलते हैं मेरे बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पर। यस सर, क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज व्हाट इज डॉक्यूमेंट एज पर दी इंडियन एविडेंस एक्ट। डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो यहां पर बेटा डेफिनेशन यहां से दी हुई है। डॉक्यूमेंट मतलब कोई भी मैटर जो एक्सप्रेस करा हुआ है या डिस्क्राइब करा हुआ है किसी भी सब्सटेंस में, या तो लेटर्स का यूज करके, या तो फिगर्स का यूज करके, या मोर देन वन ऑफ द मीन्स का यूज करके। क्यों किया? फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर, उस मैटर को रिकॉर्ड करने के लिए आपने किया है। फिर कुछ एग्जांपल दे देंगे जैसे कि रिटन डॉक्यूमेंट, प्रिंटेड डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में कैप्चर होती हैं, ये सारी चीजें डॉक्यूमेंट में कैप्चर होती हैं और एविडेंस एक्ट में यूज हो सकती है। अब एक बड़ा प्यारा चीज है, कई बार एग्जाम में वो डायरेक्टली इंडियन एविडेंस एक्ट पूछता है और बच्चा कह देता है सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया। सर इंडियन एविडेंस एक्ट, सर इंडियन एविडेंस एक्ट तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। सर इंडियन एविडेंस एक्ट तो हमारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है, हमारे सिलेबस में तो जनरल क्लॉजेज एक्ट है। बट याद रखिएगा डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से आपके सिलेबस में है, क्योंकि इसमें सेम डेफिनेशन है, बस फर्क कितना है, यहां पर आपको मीन्स वर्ड्स लिखना है, बाकी आप सेम डेफिनेशन लिख सकते हैं। ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कौन सा करना है? 5, 6, 7, 9, ठीक है। 5th क्वेश्चन पर चलते हैं। सर एफिडेविट का मतलब क्या होता है? और एग्जाम में 2 बार पूछा गया है एफिडेविट। एफिडेविट पूछे, ओथ पूछे, आपको एक ही आंसर लिखना है। एफिडेविट का मतलब क्या होता है? या तो अफर्मेशन, डिक्लेरेशन, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन, अफर्मेशन एंड डिक्लेरेशन उस पर्सन के द्वारा जिसे लॉ ने अलाउ किया है, स्वेरिंग यानी कसम खाने की जगह जिस बंदे को अफर्मेशन या डिक्लेरेशन लॉ ने ही अलाउ किया है, वो बंदा एफिडेविट दे सकता है। ये तो हो गई टेक्निकल लैंग्वेज, ये तो हो गई एग्जैक्ट डेफिनेशन। बट अगर लेमन लैंग्वेज में कोई पूछे एफिडेविट क्या होता है, तो कहना एफिडेविट एक रिटन स्टेटमेंट होता है, कन्फाइंड, ठीक है, कंफर्म, जो कि आप या तो उसमें ओथ या कोई अफर्मेशन देते हो जिसको किसी कोर्ट में या किसी अथॉरिटी के सामने एविडेंस की तरह यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो एक्चुअली में इस डेफिनेशन में बेटा ये जो डेफिनेशन जनरल क्लॉजेज एक्ट में दी गई है ना, एग्जैक्टली एफिडेविट क्या होता है वो डिफाइन नहीं करा गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, नवंबर 2020 का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। क्या पूछा है? मिसिस के went to a jewelry shop to purchase diamond jewelry. Owner of the jewelry shop गलत कामों यानी स्मगलिंग एक्टिविटीज में जुड़ा हुआ था। मिसिस के ने उसकी दुकान से डायमंड ऑर्नामेंट को खरीद लिया ऑनेस्टली। ऑनेस्टली मतलब उस जो मिसिस के हैं वो किसी गलत काम में इन्वॉल्व नहीं थी, ना ही उन्हें पता था कि जो अंकल हैं, दो कौन अंकल थे भैया, ओनर जो है वो इन्वॉल्व है, लेकिन उन्होंने प्रॉपर इंक्वायरी नहीं करी खरीदने से पहले। आपको बताना है कि इस परचेज को गुड फेथ माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर गुड फेथ में होगी तो गुड टाइटल ट्रांसफर होता है, अगर गुड फेथ में नहीं होती तो गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होता। तो सिंपल सी बात है, देखो जनरल क्लॉजेज एक्ट तो यह बोलता है कि गुड फेथ में होने के लिए ऑनेस्टी होना जरूरी है, नेग्लिजेंट बिहेव भी करोगे तो चल जाएगा, ऐसा जनरल क्लॉजेज एक्ट बोलता है। लेकिन क्या वो डेफिनेशन हर जगह काम आ सकती है? द आंसर इज नो। भले ही जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिखा है गुड फेथ वेयर इट इज इनफैक्ट डन ऑनेस्टली, आपने ऑनेस्टली करा, फर्क नहीं पड़ता कि आपने नेग्लिजेंटली किया या नहीं करा, तो गुड फेथ बेटा। लेकिन अगर हम सिविल लॉ में जाकर देखेंगे, जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में यूज करते हैं, तो बेटा सिविल लॉ के अंदर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन नहीं लेंगे। आप फिर कहेंगे कि ऑनेस्टली भी होना चाहिए और ऑनेस्टली भी होना चाहिए और गुड फेथ भी होना चाहिए। और क्योंकि यहां पर ऑनेस्ट परचेज है बट केयरलेसली करी गई है बिना प्रॉपर इंक्वायरी के, इसीलिए बेटा, ठीक है, इसीलिए मेरे बच्चा
ये जो है विल नॉट कन्वे गुड टाइटल, विल नॉट कन्वे गुड टाइटल, इससे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा, इससे गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं होगा। ओके ओके सर, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अगेन जनवरी 21 में आया था बेटा ये। द एक्ट डन नेग्लिजेंटली, हमने कोई काम बिना प्रॉपर इंक्वायरी के केयरलेसली करा, शॉल बी डीम्ड टू बी इन गुड फेथ, कह रहे हैं लेकिन हम उसे गुड फेथ में मानेंगे। क्या हम उसे गुड फेथ में मान सकते हैं? द आंसर इज एज पर जनरल क्लॉजेज एक्ट। अगर हम बात करें तो बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि जनरल क्लॉजेज एक्ट में क्लियरली बोला है अगर आपने कोई काम ऑनेस्टली किया है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो नेग्लिजेंटली हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, सो एनीथिंग डन विद गुड इंटेंशन, जिसमें हमारी इंटेंशन गलत नहीं थी, हम उसे गुड फेथ मानेंगे जनरल क्लॉजेज एक्ट में। लेकिन भाई जनरल क्लॉजेज एक्ट एक तरफ और बाकी एक्ट्स की डेफिनेशन एक तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट में उन्होंने यही बताया है कि गुड फेथ की जो डेफिनेशन है ना वो डिफरेंट एक्ट्स में डिफरेंट दी गई है, और डेफिनेशन ऑफ गुड फेथ आप उस एक्ट में, जिस एक्ट में खुद की गुड फेथ की डेफिनेशन है, वहां पर आप जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन नहीं लगाओगे, वहां पर आप गुड फेथ की वो डेफिनेशन यूज करोगे जो उस पर्टिकुलर एक्ट में दी गई है। अगर उस एक्ट के सेक्शन 2 में गुड फेथ की डेफिनेशन दी हुई है तो आप भैया वही वाला इस्तेमाल कर लेना। आप यहां क्यों आ रहे हो जनरल क्लॉजेज एक्ट तक? और इसीलिए दिस डेफिनेशन, ये जो जनरल क्लॉजेज एक्ट की डेफिनेशन है वो तभी लगेगी जब उस एक्ट में डेफिनेशन नहीं दी होगी या वहां पर कंटेक्स्ट अलग नहीं होगा, तो वहां पर कंटेक्स्ट अलग नहीं होगा। तो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दैट इज एक्सप्लेन द टर्म कमेंसमेंट। एलुसिएट मतलब एक्सप्लेन करो कमेंसमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। तो कमेंसमेंट वर्ड का मतलब होता है जिस दिन कोई इनेक्टमेंट या रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स होता है, जिस दिन कोई एक्ट या रेगुलेशन क्या होती है, कम्स इनटू फोर्स। सर कम्स इनटू फोर्स का मतलब क्या होता है बेटा? जिस दिन उसे लीगल इफेक्ट दिया जाता है, जिस दिन उसे लीगल इफेक्ट दिया जाता है उस दिन से आती है। सो कमिंग इनटू फोर्स और एंट्री इनटू फोर्स आर कॉल्ड कमेंसमेंट। ये वो प्रोसेस है जिससे किसी भी लॉ को लागू किया जाता है। लॉ बनाना अलग और लॉ को लागू करना अलग बात होती है। जैसे कि अगर आप जानते हो कि कंपनीज एक्ट 2013 को बना तो दिया गया था, लेकिन उसे एसेंट कब मिली थी बेटा? प्रेसिडेंट की 29 अगस्त को मिली थी। फिर 30 अगस्त को हमने ऑफिशियल गैजेट में सेक्शन 1 को नोटिफाई यानी लागू कर दिया था। उसके बाद हमने फिर अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग डेट पे नोटिफाई किया था, अलग अलग सेक्शंस को अलग अलग डेट पे नोटिफाई किया था। ठीक है, चलिए ओके सर। और भी कोई क्वेश्चन है क्या भैया? लेट्स मी चेक। क्वेश्चन नंबर 18 भी है, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। एक्सप्लेन दी वैलिडिटी, ये वैलिड है या नहीं है, ये स्टेटमेंट वैलिड है कि नहीं है, जनरल क्लॉजेज एक्ट के हिसाब से बताना है। जुलाई 21 में सबसे पहला, अगर आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, जैसे मैंने अपने घर का हाउस फायर इंश्योरेंस करा लिया, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कवर हो रही है बेटा उससे इंश्योरेंस पॉलिसी में। क्या हम इस इंश्योरेंस पॉलिसी को भी इमूवेबल प्रॉपर्टी मानेंगे? देखो जो मेरा घर है वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, बट जो घर का इंश्योरेंस लिया गया है क्या वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है? तो यही बात, इंश्योरेंस पॉलिसी कवरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी हैव हेल्ड टू बी इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी है ये स्टेटमेंट नॉट वैलिड है, ये स्टेटमेंट वैलिड नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें बस टर्म्स एंड कंडीशन लिखी होती है। इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरेंस जिसने कराया है, जिसने इंश्योरेंस किया है और जिसने इंश्योरेंस कराया, उनके बीच की टर्म्स एंड कंडीशन इस इंश्योरेंस पॉलिसी में लिखी होती है। एंड ये एक तरह का बस डॉक्यूमेंट है, तो इसीलिए इंश्योरेंस पॉलिसी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को कवर करती है, हम उन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगर किसी लॉ में बुलक वर्ड का इस्तेमाल किया है, क्या हम उसमें काउ को भी इंक्लूडेड मानेंगे या नहीं? क्योंकि ये क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन ओ हो, ये क्वेश्चन, सेकंड पॉइंट को भी हम पेंडिंग रख देते हैं, सेकंड पॉइंट को हम पेंडिंग रख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी इंटरप्रिटेशन वाला पॉइंट नहीं हुआ है, तो
इस पॉइंट को हमने पेंडिंग रख दिया। नेक्स्ट वाले लेक्चर में जब सारे पॉइंट हो जाएंगे तो आप क्वेश्चन 18 का सेकंड पार्ट भी कर पाएंगे। आई होप आपको लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं आई होगी, रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट यहीं पर मैं ये भी मानता हूं कि हां टेक्निकल लैंग्वेज थोड़ी ज्यादा है, तो जितना मैंने मार्क कराया है उतना आप कर लेंगे, आपके लिए सफिशिएंट होगा। प्लस आप इस चीज को समझ के अगर करेंगे तो आपको ज्यादा इजी जाएगा रेदर देन वर्ड टू वर्ड रटने के। ठीक है, तो चलिए यहीं पर हम क्लास को करते हैं खत्म।